जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। ये रहने वाली है आपकी थर्ड मैराथन क्लास फॉर सीयूईटी पीजी एमएड। जितने भी आपके बचे हुए पोर्शंस हैं और जो भी क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों ने नहीं किए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी होंगे, बट इसमें क्वेश्चंस जो है वो आपके काफ़ी अच्छे हैं जो मैंने देखा है। और इसके साथ ही आप अगर कल आपका पेपर है सीयूईटी पीजी एमएड का, तो आप ज़रूर जितने भी मैराथन क्लासेस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको ज़रूर देख कर जाएँ, पूरा पढ़ कर जाएँ थॉरोली, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो और आपका अच्छे से सेफ़ स्कोर के साथ आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वहाँ आपका हो। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। मैं कोशिश करूँगी कि कल सुबह में भी एक वीडियो अगर हो पॉसिबल तो आप लोगों के लिए जो है उसको अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग और अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। इसके साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर आपका 200 के नियर अबाउट क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चलेंगे कि हम लोग 200 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का मतलब हुआ कि कौन सा ऐसा आपका जो मटेरियल है वो आप टीएलएम के लिए या सामने वाले को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, ट्रांजैक्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी यूज़ जैसा कोई मटेरियल नहीं होता है। ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, ऑडियो कैसेट का भी यूज़ करते हैं, और प्रिंटेड आर्टिकल मटेरियल कुछ भी लाकर बच्चे को दिखा सकते हैं, बट ट्रांसपेरेंसी जैसा कोई मेथड नहीं होता है या मटेरियल। टीम टीचिंग का पोटेंशियल क्या होता है? टीम टीचिंग का बेसिकली मतलब होता है कि एक साथ एक ही टॉपिक को कई सारे टीचर्स मिलकर के पढ़ा रहे हैं। तो इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है? हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई एक टॉपिक लिया, जैसे आपने मान लीजिए डोमेन्स को ही पढ़ाना है, जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, तो एक टीचर ने कॉग्निटिव डोमेन, दूसरे ने आपका इफेक्टिव, तीसरे ने साइकोमोटर डोमेन लिया। सब ने अपने अपने पॉइंट को अच्छे से बताया। हो सकता है किसी एक टीचर का समझाया हुआ बच्चों को नहीं समझ में आया, सो दे आस्क। तो अब क्या है कि सेकेंड टीचर जो है वो दूसरा टीचर भी उस सेम टॉपिक को बता सकता है, जिससे बच्चों के अंदर एक अच्छी क्लैरिटी डेवलप होगी। तो सप्लीमेंटिंग करना, ठीक, कि जो आपका टीचर है एक दूसरे को क्या करना, पूरक बनना। एन इफेक्टिव टीचर इज़ वन हु कैन कंट्रोल द क्लास। इन्फॉर्मेशन दे रहा है अधिक जो है कम समय में, और असाइनमेंट सही से जमा कर रहा है। तो एक अच्छा शिक्षक वह है जो अपने बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर पाता है। मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, सी ऑप्शन। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट। आपके जो टीचिंग की क्वालिटी है वो किस चीज़ से डिटरमाइन की जाएगी कि किस तरह की क्वालिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बच्चे आपसे पूछ रहे हैं, न कि आपके द्वारा पढ़ाने जाने से कितने % बच्चे पास हुए, अटेंडेंस कितनी अच्छी हो रही है और कितना ज़्यादा क्लास में शांति रह रहा है। ठीक, बच्चे जितना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे, इसका मतलब आपकी टीचिंग उनके ऊपर उतनी ही प्रभावशाली पूर्ण तरीके से हो रही है। बेसिक एजुकेशन और नई तालीम का दूसरा नाम क्या है? तो वर्धा एजुकेशन प्लान। इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस भी करा है कि वर्धा शिक्षा योजना या नई तालीम कह ले या बेसिक एजुकेशन कह ले, ये सारा एक ही है, और ये देने वाले कौन है? महात्मा गांधी। When you are maltreated in your class as a newcomer, how will you deal with the students? तो आप क्या करोगे? उनको प्यूनिटिव मेजर्स दोगे, मतलब पनिशमेंट दोगे, वार्निंग दोगे, या फिर क्लास छोड़ के चले जाओगे, या इम्प्रूविंग योर क्वालिटीज़, अपनी क्वालिटीज़ को सुधार करके। तो देखिए, अगर आप माल ट्रीटेड हो रहे हो अपनी क्लास में और आप उस कक्षा में नए बच्चे गए हुए हो, तो आपके अंदर जो गुण हैं आप उन क्वालिटीज़ को सुधार करके, जैसा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही अप्रोप्रिएट है कि इस क्वालिटीज़ को सुधार करके आप क्या कर सकते हो? डील कर सकते हो। इफ़ स्टूडेंट्स एलिग्ड यू फॉर मेकिंग फेवरेटिज्म इन इवैल्यूएशन, हाउ कैन यू डील विद दिस प्रॉब्लम। ऐसा बहुत बार होता है कि टीचर ने कॉपी चेक की तो हम कहते हैं ना कि वो टीचर का खास बंदा है या बंदी है, या वो फेवरेटिज्म टीचर कर रहा है इवैल्यूएट करने में। तो आप क्या करोगे? शोइंग द स्टूडेंट्स आंसर बुक इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देम। तो उनको फेल होने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट गो विद द ऑप्शंस। आपको ऑप्शन में ही बाकी चीज़ें काफ़ी निगेटिव समझ में आएगी, और एक ऑप्शन आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट तरीका है एक बच्चे को सेटिस्फाई करने के लिए। तो क्या है? आंसर बुक्स को उनके सामने दिखाना।
अ चाइल्ड हैज़ नेल बाइटिंग हैबिट इन द क्लास। आप इस हैबिट को कैसे इम्प्रूव करोगे? तो आप उसको छोड़ दोगे क्योंकि वो उसको नेल काटने से उसको कोई डेंजरस बीमारी नहीं हो रही है, या फिर आप उसको अटेम्प्ट करोगे उसके बिहेवियर को मोल्ड करने का अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, या उसकी बेइज्जती करोगे, हे तुम क्या दिन भर बैठ के नेल बाइट कर रहे हो, इस टाइप से, या उसके पेरेंट्स से कंप्लेन करोगे। तो एज अ टीचर आपको क्या करना है, उसके बिहेवियर को बदलना है। जैसे बच्चा जैसे ही क्लास में अगर नेल बाइट कर रहा है, आप तुरंत ही उसको टोकिए कि बेटा क्या कर रहे हो, डोंट अपने मतलब नाखून को मत काटो। तो आप उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप क्या करोगे, उसको बार बार रोकोगे और उसके बिहेवियर को सही करोगे। दैट इज़ द करेक्ट वन। When a stubborn, submissive and shameful child is sitting in your class, you think about him as he is a। जब कोई एक बहुत ही ज़िद्दी, सबमिसिव और एक बहुत ही ऐसा बच्चा जिसको कोई भी डांट पाट का कोई असर नहीं हो रहा है आपकी कक्षा में है, यू थिंक अबाउट हिम कि वो कैसा है, गुड नेचर होगा, इमोशनली डिस्टर्ब्ड होगा, डिसिप्लिन और ओबीडियंट होगा, या सीरियस और स्टूडियस चाइल्ड होगा। सो ऐसे बच्चों को हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड जो है चाइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। बट जब मैंने इसके आंसर की को देखा तो आंसर में इन्होंने डिसिप्लिन और ओबीडियंट चाइल्ड दिया हुआ था। आई डोंट हैव अ रीज़न कि ये क्यों दिया इन्होंने, क्योंकि स्टबर्न है तो बच्चा ज़िद्दी है, सबमिसिव है तो हम मान सकते हैं कि बच्चा विनम्र है भाव में, शेमफुल चाइल्ड है दैट मीन्स कि उसको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप उसके बारे में क्या अच्छा सोचोगे? तो आई डोंट थिंक सो कि एज अ टीचर आप अच्छा सोचोगे। ठीक, लेकिन ठीक है, डिसिप्लिन और ओबीडियंट में भी इन लोगों ने इस वे में दिया हो कि बच्चा ज़िद्दी है, कि बच्चा टॉपिक को मतलब पॉजिटिव तरीके में देख रहे हैं ये, कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, अगर उसको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसको तब तक कर रहा है जब तक उसको नहीं आ जा रहा है, जब तक वो सीख नहीं ले रहा है। सबमिसिव है, सबसे अच्छे से बात कर रहा है, बट शेमफुल है कि उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना स्लो लर्नर है या कैसा है। तो मे भी इस वे में भी उन लोगों ने क्वेश्चन को थॉट करके दिया हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इन्होंने डिसिप्लिन और ओबीडियंट चाइल्ड ही दिया है आंसर की में। टीचर नीड टू स्टडी एजुकेशनल फिलॉसफी मेनली। एक शिक्षक को क्यों पढ़ना चाहिए एजुकेशनल फिलॉसफी, क्यों? फ्यू इफ़ एनी टीचर हैव अ फिलॉसफी, ताकि शिक्षक के पास भी अपनी एक फ़िलॉसफी हो। मोस्ट टीचर्स क्योंकि गलत फिलॉसफी फॉलो करते हैं। टीचर आर इनकेपेबल ऑफ फॉर्मुलेटिंग देयर ओन फिलॉसफी, या मोस्ट टीचर डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट एजुकेशनल फिलॉसफी। लुक, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब किसी न किसी के द्वारा सुनी गई कही गई चीज़ों को ही मानते हैं। अगर वो हमें लगता है कि अच्छा ये चीज़ सही है तो हम उस चीज़ को फ़िलॉसफी मान लेते हैं। बट इनिशियली अगर आप देखोगे, आप जिस भी आइडियोलॉजी को मान रहे हो, जिस भी सोच को आप मान रहे हो, वो आपसे निकली हुई नहीं है, वो कहीं ना कहीं से सुनी देखी समझी गई है। इसका मतलब है कि एज अ टीचर आपके पास अपनी खुद की फ़िलॉसफी होनी चाहिए। फ़िलॉसफी कभी सही और गलत के परिप्रेक्ष्य में नहीं होती है। फ़िलॉसफी होती है, दर्शन कुछ भी हो सकता है। तो ये इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वो अपनी खुद की फ़िलॉसफी को बिल्ट कर पाए, उनका एक दर्शन होना चाहिए। जो भी वो पेडागॉजी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं या जो भी वो पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि टीचर वो इनकैपेबल हो जाते हैं उन अपनी खुद की फ़िलॉसफी को फॉर्मुलेट करने के लिए। डीवी लाइक बेस्ट द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो डीवी का डेफिनेशन, एजुकेशनल डेफिनेशन पहले भी पूछा गया था और उसमें भी था कि एजुकेशन इज़ नॉट द ओनली द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ बट इट इज़ लाइफ इटसेल्फ। ये कोट इन्हीं का है कि शिक्षा सिर्फ आपके जीवन के लिए प्रिपेयर नहीं करती है, बल्कि शिक्षा स्वयं में ही क्या है, एक जीवन है। Which of the following is not one of the aims and purposes of UNESCO? यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आया हुआ है जो आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है इसका एम क्या नहीं है, एजुकेशनल आइसोलेशनिज़म। इसका मतलब है कि जो शिक्षा है उसको बिल्कुल अलग थलग कर देना बाकी सभी चीज़ों से। इंटेलेक्चुअल इंटरडिपेंडेंस हो, ठीक है, यूनाइट हो पूरे विश्व के वैश्विक स्तर पर लोग, ठीक है। आप नेशनलिस्ट ग्रुप में अपने प्राइड्स को प्रमोट करो, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। बट आप एजुकेशन को आइसोलेट मत करो, अलग थलग मत करो, ये उनका एम नहीं है। इसमें से कौन सा ऑडियो विजुअल एड है, तो टेलीविज़न है। क्योंकि ये चीज़ देखिए, क्वेश्चन एक बार और आया था और वहाँ भी मैंने आपको ये चीज़ बताया था, उसमें आपका ऑप्शन जो है इन्होंने रेडियो को दे रखा था। जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है, मैंने आपको कराया भी हुआ है और मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि इसका आंसर टेलीविज़न होगा क्योंकि रेडियो आपका सिर्फ ऑडियो है और प्रोजेक्टर सिर्फ वीडियो है, और टेलीविज़न आपका वो था जिसमें कि ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें आ रही थी। मोटिव्स अराउज बिहेवियर, ठीक बात है।
एंड डायरेक्ट इट टूवर्ड्स। तो जो मोटिव होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मोटिव मतलब आपने किसी चीज़ को आपको करना है, तो आपके जो मोटिव होंगे ना आपके, वो आपके अंदर उस व्यवहार को ले आएंगे कि चलो अब बैठ के करते हैं, और फिर आपको आपके गोल की तरफ लेकर के जाएंगे, अप्रोप्रिएट गोल जो भी आपका होगा उसकी तरफ। इन्फर नहीं करेंगे ना, प्रेडिक्ट करेंगे, ये गोल की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि जब आप व्यवहार करोगे, एक्शन करोगे, तो आपका जो गोल है वो पूरा होगा। लर्निंग विच इन्वॉल्व मोटर ऑर्गन्स, तो वेरी इजी मोटर लर्निंग हो जाएगा। द प्रॉब्लम चाइल्ड इज जनरली वन हु हैज़, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कौन से बच्चे होते हैं, वो बच्चे होते हैं कि जिनका होम इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है, वो सही नहीं हो पाता है। आनुवांशिकी खराब होगी तब वो नहीं आपके प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हैं, बल्कि उनका जो आउटर इन्वायरमेंट है, जब वो हेरिडिटी से बाहर आ गए, वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। फर्स्ट किंडरगार्टन जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो फ्रेडरिच फ्रोबेल के द्वारा स्टार्ट किया गया था, किंडरगार्टन फ्रोबेल के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी पे स्टिक रहते हैं, और व्हेन ही स्टार्ट बिफोर स्टार्टिंग समवन एल्स, तो एक ही काम करते हैं, वो टीचर अच्छे हैं। या फिर वो अफ्रेड नहीं होते हैं कि उनकी डिग्निटी जो है वो लूज़ होगी, कम होगी अगर वो बच्चों के साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। ही पुट्स मोर डूज दैन डोंट्स इन हिज कमेंट टू चिल्ड्रेन। ही रिमेन्स ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल ऑल द टाइम। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल ऑल द टाइम। ऐसा आपको भी समझ में आ रहा हो कि आप लोग भी टीचर एडुकेटर आने वाले टाइम में बनोगे, तो आपको भी पता है कि यू आर नॉट गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव ऑल द टाइम। आप कितने ही न्यूट्रल रहने की कोशिश करो, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, और टीचर का ये भी नहीं है, बल्कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर कि वो अधिक से अधिक डूज़ बताए रेदर देन कि वो डोंट, जैसे ये मत करो, वो मत करो। हम हमेशा बच्चों को ये तो बताते हैं क्या नहीं करना है, बट ये नहीं बता पाते कि क्या करना है। तो वो टीचर अच्छा है जो कि कमेंट में भी बच्चे को ये बता रहा है कि ये करो, ऐसे करो, राइट। अ प्राइम रिक्विजिट फॉर वन हु इंटर द टीचिंग प्रोफेशन, उसका क्या होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी, गुड हेल्थ, एक्स्ट्रा इनकम या ओवर 125। ऐसा नहीं है, साधारण टीचर भी बहुत साधारण कार्य कर जाते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं कि आपका 125 के ऊपर IQ तब आप बहुत अच्छे। गुड हेल्थ इसलिए क्योंकि आप एक बार टीचर एडुकेटर बन गए, तो आपके एक के हेल्थ ख़राब होने की वजह से आपके पीछे कई बच्चे सफ़र करेंगे। जितनी आपकी क्लास की स्ट्रेंथ होगी वो सब बच्चे सफ़र करेंगे, इसलिए आपकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोटिवेशन इज़ द रिलीज़ ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स बाय प्रोसीडिंग टूवर्ड्स अ गोल। तो मोटिवेशन जो है वो क्या रिलीज़ करता है, टेंशन रिलीज़ करता है। जैसे आपको मान लीजिए एमिड का एंट्रेंस क्रैक करना है, तो आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, क्यों, क्योंकि कल आपका पेपर है, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन है कि मुझे करना है, मुझे टॉप करना है, मुझे पास करना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे BHU जाना है, मुझे कहीं जाना है। तो वो क्या कर रहा है, आपके माइंड पे एक टेंशन क्रिएट कर रहा है, जिस टेंशन के कारण आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, और इससे आपको क्या दिख रहा है रिज़ल्ट में कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, आप CUET PG की क्या कर पाओगे, जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर पाओगे। नेचर और नर्चर किससे रिलेट करते हैं, तो नेचर और नर्चर डिबेट आपकी है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को लेकर के है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या प्रमोट करता है, तो एक्सेप्टेंस प्रमोट करता है टूवर्ड्स ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी। NCF कहाँ से डिराइव हुआ है, तो NCF कंस्ट्रक्टिविज्म से डिराइव हुआ है। NCF 2005 ये किसने दिया है, इसके अध्यक्ष कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे आपके, तो प्रोफेसर यशपाल ही थे 2005 में, और कंस्ट्रक्टिविज्म पर ये बेस्ड है। इसका ओपनिंग पैराग्राफ जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक एसे से स्टार्ट है, जिसका आपका एसे का नाम जो है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस है, उससे स्टार्ट किया गया है। और इसका जो थीम है वो कंस्ट्रक्टिविज्म से ही है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सृजन स्वयं करेंगे। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट प्याजे की थियोरी को एट्रीब्यूट नहीं करती, आप एक बार रीड कर लीजिए इसको। तो ये कहते हैं कि लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। तो प्याजे ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि जो अधिगम होगा वो हमेशा आप लगातार कोशिश करते रहो तभी होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी किसी चीज़ को हम एक बार में ही सीख जाते हैं, किसी चीज़ को अगर हम मतलब काफ़ी साल तक भी करते हैं तो भी हम उसमें उतनी मास्टरी हासिल नहीं कर पाते हैं। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और न ये प्याजे द्वारा दिया गया है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? तो थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर टेस्ट, रैंकिंग। देखिए प्रोग्रेस की बात होगी ना तो वहाँ क्वालिटी आएगी, रैंकिंग इन सब की बात नहीं आएगी, टेस्ट की बात नहीं आएगी, लेबलिंग की बात नहीं आएगी, वहाँ पे ये सब निगेटिव टर्मिनोलॉजी यूज़ ही नहीं होगी। लर्निंग बाय डूइंग यूज़ होगा। ठीक है, ग्रुप देखिए यहाँ भी इन्होंने ये दोनों तो ठीक दिया था, बट एबिलिटी ग्रुपिंग और फिर आप रैंकिंग की बात कर रहे हो, नहीं। कॉपरेट करना, कोलैबोरेट करना, प्रोजेक्ट करना, लर्निंग बाय डूइंग करना, ये सारी चीज़ इसमें रहेगी। रूसो मेजर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन क्या है? तो रूसो मैंने आपको बार बार बताया है कि ये नेचुरलिज्म में विश्वास रखने वाले हैं, तो इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो नेचुरलिज्म की फ़िलॉसफी से है। इसके अलावा रूसो के लिए अगर हम बात करें तो एमिले हो गया, आपका निगेटिव एजुकेशन हो गया, ये सारी की सारी इनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। इनका कोट भी है कि ह्यूमन्स आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। क्रिएटिविटी इज़ थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, वी ऑलवेज की क्रिएटिविटी क्या है आपके लिए? आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है वो है, और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, क्योंकि जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो तो आप क्या है, अच्छा क्रिएटिविटी में फादर किसको बोलेंगे? तो टॉरेंस को बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। TO है, TORRANCE, टॉरेंस। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है आपको एक प्रॉब्लम दे दिया गया P, अब ये जो प्रॉब्लम है आपका P, अब इस प्रॉब्लम के लिए आप क्या करोगे? यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, एक ही ऑप्शन नहीं है, आप इस डायरेक्शन से भी एक ऑप्शन निकाल पा रहे हो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। सो दिस इज़ व्हाट डाइवर्जेंट थिंकिंग, राइट? सो क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग से हमेशा रिलेट करती है। असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट हेल्प टीचर्स टू, बच्चे का जो आपका अचीवमेंट है एक लर्नर का, वो टीचर को क्या बताता है कि उसकी इवेलुएट द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, उसकी मदद से वो उस पेडागोजी को क्या कर सकती है? इफ़ेक्टिवनेस को बता सकती है। कि अचीवमेंट टेस्ट हम कब लेते हैं? बाद में लेते हैं, ठीक। तो जब आप बाद में ले रहे हो तो आपको ये पता लगेगा ना बच्चा उस चीज़ को कितना इफ़ेक्टिवली समझ पा रहा है। तो ये एक टूल की तरह काम कर सकता है जो कि आपकी पेडागोजी की इफ़ेक्टिवनेस को इवेलुएट करने में मदद करेगा। द RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, किस साल में आया था? तो RPWD एक्ट आपका 2016 में आया था, ठीक। RPWD एक्ट 2016 में, और 1995 में क्या आया था आपका? PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। उस टाइम इसमें सिर्फ 7 डिजीज़ थे, और 2016 में जब RPWD आता है तो इसमें 21 डिजीज़ को जो है वो इंक्लूड कर दिया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस, control of cognitive ability, self awareness, awareness about awareness, thinking about thinking, not other than metacognition. Computer length of word is measure, ये तो शब्द की जो लेंथ है वो किससे मेज़र करते हैं? बिट से ही करते हैं। Which of the following won a Nobel Prize for his pioneering work on learning theories? तो नोबल प्राइज़ पाने वाले हैं पैवलव को जब भी मैं आपको बताती हूँ तब भी बताती हूँ, इनकी थियरी का नाम क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग। इन्होंने असल में ना ये बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बायोलॉजी का था या फिजियोलॉजी का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, जिसमें कि इंटेस्टाइन से ये कुछ कर रहे थे। उसके बाद इन्हें ये सलाइवेशन वाला चीज़ समझ में आता है, और उसी के लिए इनको क्या मिलता है? नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। तो बाद में ये साइकोलॉजी के फील्ड में आते हैं और अपने काम को वहाँ पे करते हैं। तो लर्निंग थियरीज़ में सबसे पहला जो स्टार्टिंग में जो काम किया गया था वो इवान पावलोव द्वारा किया गया था। कोहलर ने क्या डेवलप किया था भाई? तो कोहलर ने इनसाइट थियरी डेवलप की थी। चाहे कोहलर का नाम आए, कोफका का नाम आए या वर्दाइमर का नाम आए, इन्होंने इनसाइट थियरी दी थी, सूच का सिद्धांत दिया था। इसमें एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था, और एक्सपेरिमेंट में एक चिंपैंजी को यूज़ किया गया था, उसका नाम था सुल्तान। तो ये भी काफ़ी फेमस है, कभी कभी नाम भी पूछ देता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये नाम क्या था उस जानवर का? सुल्तान। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर गिवन द लीस्ट इम्पॉर्टेंस, तो ये जो सबसे कम इम्पॉर्टेंस दी जाती है वो आदर्शवादी लोग ही देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि सोच, थिंकिंग ही सबसे प्राइम इम्पॉर्टेंस का है, और व्यक्तिगत विभिन्नताएं ये नहीं पाई जा सकती हैं। इन्होंने इसके ऊपर सबसे कम फोकस किया है। बिहेवियरिज्म को सबसे पहले JB वॉटसन ने दिया है, बिल्कुल सही बात है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एजेंट ऑफ पॉजिटिव सोशल चेंज। अगर हमें अपने समाज में सामाजिक बदलाव देखना है और पॉजिटिव, तो ये कौन ला सकता है? तो एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। कल्चर क्या है? कल्चर इज़ अ कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड द वर्चुअली एवरीथिंग एक्वायर्ड बाय मैन बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। हर वो चीज़ आपका कल्चर है जो कि वर्चुअली आपने अक्वायर किया है। हमारे रीति रिवाज, ट्रेडिशन, कस्टम्स, व्हाट आर दे आर द कल्चर। देखिए ये कॉस्ट्यूम, होम अप्लायंस जिसको आप, ये इंटेंजिबल होते हैं। अच्छा एक और चीज़, कल्चर आपके इंटेंजिबल होते हैं, आप इनको टच नहीं कर सकते, फिर फील कर सकते हो ना वर्चुअली, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। जबकि ये जो चीज़ें हैं ये कल्चर नहीं है। लाइकवाइज हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, बट हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक संस्कृति होती है, एक सभ्यता होती है। तो आपका जो कल्चर है वो जो है वो इंटेंजिबल है, जो कि आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ उस चीज़ को फॉलो कर पाते हो, फील कर पाते हो। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन इम्प्लाइज दैट, अगर आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। नॉट बेस्ड ऑन नीड्स, गेट फैसिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट। आपका भी इंटरेस्ट है, किसी ऐसे का भी इंटरेस्ट है जिसके पास पैसा नहीं है, किसी ऐसे का भी इंटरेस्ट है जिसके पास बहुत पैसा है। तो इक्वालिटी ये कहती है कि आप सबको आपकी काबिलियत और आपके इंटरेस्ट, रुचि के अनुसार क्या होगा, फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाएगी। डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ SC एंड ST, विमेन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, रूरल पीपल। तो देखिए सभी लोग डिसएडवांटेज, अगर हम क्लास की बात करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि ये तीन चीज़, कन्फ्यूजन आपको थोड़ा सा हो रहा होगा रूरल में। तो देखिए जो गांव के लोग हैं वो भी कई मामलों में डिसएडवांटेजेस सेक्शन में आते हैं। अब तो आपका सारा के सारा ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चेन्स रिप्रेजेंट द चेंज प्रोसेसेस अंडरलाइंग एजुकेशनल सिस्टम ऑफ फ्री इंडिया। कौन सी चेन इसमें जो है वो फ्री इंडिया के अंदर समझ में आ रही है? तो पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंज, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल। तो देखिए साइकोलॉजिकल चेंज तो पहले नहीं ना होगा। साइकोलॉजिकल चेंज इन द वे यू कैन से कि एटीट्यूड में चेंज होना। सोशल चेंज भी पहले होगा। एजुकेशन चेंज, तो एजुकेशन चेंज। अच्छा इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जैसे इसका मतलब है ना कि पहले कौन सा चेंज हुआ, बाद में कौन सा चेंज हुआ, एक चेन के तरीके से, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से। तो देखिए सबसे पहले आपका पॉलिटिकल चेंज हुआ ना, क्योंकि सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे या जब भारत भी फ्री हुआ था तो उनको समझ में आया कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी जो उनकी बातों को रखेंगी तब वो सुनेंगे। और उस पॉलिटिकल चेंज के आधार पे हमें सोशल चेंज देखने को मिलता है कि जब लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, वो अपनी बात कहने लगे, तो इससे समाज में भी बदलाव आने लगा। फिर लोगों के मनोवृत्ति में बदलाव आया और तब जाके आपके एजुकेशनल में चेंज आया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था आपका? तो www आपका नहीं। अच्छा www कौन दिया है? तो ये भी आप याद रखिएगा, टिम बर्नर-ली ने दिया है। तो जो पहला वेब ब्राउज़र था वो आपका नेटस्केप था। सही है, ये नेटस्केप है। ठीक है, पहला वेब ब्राउज़र। When a computer is booting, BIOS is loaded to the memory by, तो BIOS आपका क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको हम कहाँ पे करते हैं? रोम के थ्रू करते हैं। जो रीड ओनली मेमोरी है उसके थ्रू बायोस आपका वो हम लोड कराते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सेम एज द अदर थ्री? मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, IP एड्रेस। तो इसमें से कौन सा बाकी तीन से अलग है? तो वो IP एड्रेस है, क्योंकि IP एड्रेस आपका 0 से 255 के बीच में ही होता है और ये सबका यूनिक होता है। जबकि मैक एड्रेस आप जितनी बार करते हो, ओपन करते हो, उतनी बार चेंज होता है। हार्डवेयर एड्रेस का भी वही, और फिजिकल एड्रेस तो आप जान ही रहे हो वो भी चेंजेबल है। डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है, ये तो सभी लोगों को पता है, इजी क्वेश्चन है। कैटेगरी ऑफ इवेल्युएशन दैट असेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक। जहाँ भी ये नाम आए कि कॉन्टिन्यूटी में चीज़ें हो रही हैं, फीडबैक हो रही है इंस्ट्रक्शन के दौरान, गो फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन। इमीडिएट एप्लीकेशन की बात करें, रियल लाइफ प्रॉब्लम के सोल्यूशंस की बात करें तो ये आपका हो जाएगा एक्शन रिसर्च। प्रेगमेटिज्म ऑफ ए स्कूल ऑफ फिलॉसफी अज्यूम, क्या करते हैं? ट्रायल एंड एरर में नहीं विश्वास रखते हैं। ट्रायल एंड एरर में तो भाई नेचुरलिज्म वाले विश्वास रखेंगे।
Prediction can be made only in terms of probabilities. Law governing the universe is the only universal. Nature of universe is best described by stability. तो pragmatism जो होते हैं, व्यवहारवादी होते हैं, यूटिलिटी को मानते हैं. इनका कहना है कि प्रेडिक्शन हम सिर्फ क्या बोल सकते हैं कि संभावनाओं के आधार पर ही दे सकते हैं कि अगर उधर जाने पे अच्छा है तभी आप प्रेडिक्ट करोगे, कि मतलब आपको एक बार मिला तब आप दूसरी बार प्रेडिक्ट करोगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, उस रास्ते पे जाने पे ऐसा ऐसा हो सकता है. सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. फॉर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अमंग वुमेन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन अंडर. तो औरतों के लिए उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को इक्वालिटी के लिए संविधान ने महिलाओं के लिए क्या क्या प्रोविज़न किस आर्टिकल के अंदर किया हुआ है. आर्टिकल 45, आर्टिकल 15 का सब हेडिंग आपका है 3, आर्टिकल 16 के अंदर 1 एंड आर्टिकल 16 के अंदर है 2 या ऑल ऑफ द एबव. तो आपसे पूछा इसमें से कौन सा करेक्ट होगा. तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जो आर्टिकल 45 है वो आपका DPSP के अंतर्गत जो है सभी बच्चों को क्या करने की बात करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है. तो उसमें महिलाएं भी आ जाएंगी. आर्टिकल 15 का जो आपका 3 है वो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविज़न की ये लोग बात करते हैं. और वहीं आपका अगर आप आर्टिकल 16 में देखते हो तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है कि कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उन दोनों को बराबर की जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. सो दीज ऑल आर द आर्टिकल्स जो कि आपके औरतों के लिए इक्वालिटी के लिए यहाँ पे प्रमोट किए गए हैं. तो सिर्फ पहला सही नहीं होगा, फोर्थ हो जाएगा आपका ऑल द अबव, ये सही है. स्पेशल स्कूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अमंग. स्पेशल स्कूल्स क्यों ज़रूरी है, किसके इक्वालिटी के लिए ज़रूरी हैं. तो फिज़िकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स. तो स्पेशल स्कूल होता ही उन लोगों के लिए है. हु सेड एजुकेशन फॉलो सोशल चेंज. शिक्षा जो है वो क्या फॉलो करती है, सामाजिक बदलाव जो है फॉलो करती है. ओटावे. किसने कहा है ये, ओटावे ने कहा है. एक अच्छा क्वेश्चन है ये आपका. द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल्स वॉज इनिशिएटेड टू विद अ व्यू ऑफ. तो जो आपका प्राइमरी स्कूल था इसको क्यों लाया गया था, तो इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, बच्चों की कक्षाओं में इनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए, रिटेंशन को रोकने के लिए ये लाया गया था. VEC एंड SSA स्टैंड्स फॉर. तो SSA के अंदर एक टर्म आता है VEC जिसका मतलब होता है विलेज एजुकेशन कमिटी. ठीक है, नॉट विलेज इन्वायरमेंट कमिटी नहीं होगा, विलेज के लिए एजुकेशन कमिटी है. रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट किसका मेज़रमेंट करता है. तो ये मैंने आपको बताया है. रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट जो हरमन रोशा द्वारा दिया गया है ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट पर्सनालिटी का असेसमेंट न करके इनडायरेक्ट पर्सनालिटी को मेज़र करते हैं. तो ये किसका मेज़रमेंट करता है, पर्सनालिटी का मेज़रमेंट ही आपके करता है. What is currently the most popular method of delivering distance learning course? अभी हाल फिलहाल या फिर कह लीजिए पहले से जो पॉपुलर मेथड चला आ रहा है, जब आप डिस्टेंस लर्निंग करते हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या होता है, आपका वो लेक्चर जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है कोर्सेज़ का, कि इन टीचर्स द्वारा पढ़ाया गया है, आप उसको देख सकते हैं. इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप एट. तो जब आप देखते हो तीनों लेवल को तो मेमोरी लेवल पे क्या होता है, रटाफिकेशन होता है, कह सकते हैं सीधी सी चीज़ की रोट मेमोराइजेशन बहुत अधिक होता है. जैसे टीचर ने पढ़ाया 2 2 जा 4, 12 2 जा 24, ऐसे से बच्चा रट के चीज़ों को याद करता है. अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे के अंदर अब धीरे धीरे समझ विकसित होती है, वो कॉम्प्रीहेंड करना शुरू करता है. और सबसे अपर लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल होता है जहाँ पर उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स डेवलप हो जाती है. तो आपसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम सॉल्विंग को पूछा था, इसलिए इसका आंसर रिफ्लेक्टिव होगा. द यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ इन. अटेनमेंट किस लिए करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के लिए, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को एनरिच्ड करने के लिए. तो तीनों आपके स्टेटमेंट्स पॉजिटिव ही हैं, इसलिए ऑल द अबव इज़ करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट्स एंड मॉनिटर स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया. कौन सी एजेंसी रेगुलेट करती है, तो RCI करती है. याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. एंड दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन द UGC नेट एग्जामिनेशन एजुकेशन पेपर. तो ये क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेशल एजुकेशन है उसको कौन देखता है, तो RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. ये वो एजेंसी है जो कि स्पेशल एजुकेशन के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको कराने का काम करती है.
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। Who have signed MOU for recognition of teacher education in a special education program? अगेन अगर आप नॉर्मल बात करो तो वो NCTE ही है, लेकिन यहाँ पे फिर से कह रहा है कि मिनिस्ट्री जो है आपकी वो टीचर एजुकेशन के लिए बात कर रहा है स्पेशल एजुकेशन में, तो ये RCI तो रहेगा, उसके साथ NCTE जो कि रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स को डिसाइड करती हैं आपके टीचर एजुकेशन के। द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन SSA, इसका एम यही है यूनिवर्सलाइजेशन, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन पे जो भी है, और ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है SSA, तो ये यूनिवर्सलाइजेशन सार्वभौमिकरण की बात करते हैं। टेक्सोनॉमी ऑफ टीचर बिहेवियर इज़ डेवलप्ड बाई, तो टीचर बिहेवियर की टेक्सोनॉमी को किसने डेवलप करा है? वर्कशॉप, रिफ्रेशर कोर्स, सिमुलेटेड ट्रेनिंग या माइक्रो टीचिंग, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिमुलेटेड टीचिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी? ऑल इंटेलिजेंट चिल्ड्रन आर क्रिएटिव, हम ऐसा नहीं कह सकते। ऑल क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव हाई IQ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस आपस में रिलेट तो करते हैं, बट हम ऑल वाली कंडीशन के साथ नहीं। सम क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव हाई IQ, सम क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव लो IQ। देखिए, हम ऑल के साथ तो नहीं जा सकते, लेकिन कुछ के साथ जा सकते हैं, बट जो क्रिएटिव बच्चा है उसकी IQ लो तो नहीं होगी, हाँ उसकी IQ हाई ज़रूर हो सकती है। याद रखिएगा, सभी इंटेलिजेंट बच्चे क्रिएटिव नहीं हो सकते। हो सकता है कुछ बच्चे इंटेलिजेंट तो हैं बट उनके आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर सकते, या जितने भी बच्चे क्रिएटिव हैं सबकी IQ एकदम हाई होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम कुछ के साथ जाएंगे, कुछ जो आपके क्रिएटिव बच्चे हैं वो हाई IQ से हैं। Which of the following is not assessed by using essay type questions? तो essay type मतलब आप लिखने को दे रहे हो, तो आप जो वाइड कंटेंट एरिया है उसका ज्ञान उस essay से नहीं ले सकते, क्योंकि essay is always limited, आप 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स 500 वर्ड्स में कहोगे, बट जो वाइड कंटेंट एरिया है वो आप नहीं बता पाओगे, मतलब एसेस नहीं कर पाओगे आप। RTE एक्ट 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था। पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968, दूसरी 1986, तीसरी आ गई 2020। मॉडर्नाइजेशन जो है वो किस तरह का सोशल चेंज है? सोसाइटी अधिक क्या हो गई है? ओपन हो गई है आफ्टर मॉडर्नाइजेशन। अगर आप देखो तो CCE जो है स्कूल एजुकेशन में सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो CBSE के द्वारा। स्कूल एजुकेशन में देखिए UGC देता नहीं है, IGNOU देता है आपका, बट CBSE ने स्टार्ट किया था। लर्निंग एट वंस ओन पेस, ये स्पेशल फीचर किसका है? कि खुद के जैसे आपकी लर्निंग है, कि आपको 1 घंटे में इतना समझ में आता है, या आपका कंसंट्रेशन आधे घंटे का है, तो ये क्या है? स्पेशल फीचर किसका है? तो ये आपके टीचर सेंटर्ड का तो है नहीं, अदरवाइज़ तो आपको टीचर के पेस पे सीखना होता, राइट। लर्नर सेंटर्ड मेथड या एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड, तो लर्निंग अपने पेस पे करना, ये एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड है। जैसे कि आपको कोई काम करने को मिल गया, आपने अपने अकॉर्डिंग उसको करना शुरू किया। इंक्लूसिव एजुकेशन का सीधा सा मतलब है कि इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सभी बच्चों को। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम ये नहीं कहते कि सिर्फ स्पेशल बच्चों को लेकर के आना है, नॉर्मल बच्चे भी वहाँ उनके साथ पढ़ेंगे, तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन? टीचर एजुकेशन के सारे नॉर्म सब कुछ NCTE ही बनाती है, तो NCTE सबसे बड़ी बॉडी है भारत में। स्कैप फोल्डिंग क्या है? कि जो आपसे अधिक एक्सपीरियंस्ड है, जिसको आपसे ज़्यादा आता है, उस एक पर्टिकुलर टास्क में, उस एक पर्टिकुलर इवेंट में वो आपको बताएगा। वो कोई भी हो सकता है, देखिए कोई भी हो सकता है, ये सही है, लेकिन उसकी नॉलेज आपसे ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन है। चिल्ड्रन जो है वो जेंडर रोल्स को एक्वायर करते हैं थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ट्यूटोरियल से नहीं। सोशलाइजेशन तो प्रक्रिया ही होती है, इंटरनलाइजेशन की जो भी हमारे बिहेवियर्स नॉर्म्स होते हैं, कल्चर से हम सीख ही रहे हैं, मीडिया भी हमें प्रमोट करना बताती ही है। और कहाँ से हम नहीं सीखते हैं? ट्यूटोरियल से। ऐसा नहीं कि कोई आता है हमको वीडियो दिखाता है कि देखो लड़के हो तो तुम्हें रोना नहीं है, ऐसे करके नहीं दिखाता। ट्यूटोरियल से हम नहीं सीखते हैं सारी चीज़ें, अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं। कौन सा आर्टिकल 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है? तो आर्टिकल 21A प्रोवाइड करा रहा है। गार्डनर के अकॉर्डिंग मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी में सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल कैसा होगा? सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल मतलब समझ रहे हैं आप?
तो इसने तो ऑप्शन ईजी कर दिया आपका, अदरवाइज इसमें 2 ऑप्शन दे देता, इंटर और इंट्रा। मोस्ट ऑफ यू गेट कन्फ्यूज्ड व्हाट इज़ दिस इंटर एंड व्हाट इज़ दिस इंट्रा। ओके, तो सेल्फ अवेयर का मतलब है कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, व्हाट आर माई इमोशंस, मुझे कैसे डिसाइड करना है, मैंने जो काम किया उसको मैं कितना रिफ्लेक्ट बैक कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, दैट इज़ योर सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद की बात करते हो तो वो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस है। यही एग्जाम्पल बता देती हूँ कि अगर आप हो और आपका फ्रेंड है, 2 लोग हो, दोनों लोग जो है क्या कर रहे हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा। कि जैसे अगर आप किसी भी दूसरे पर्सन को ऑकवर्ड फील नहीं कराते हो और आप जल्दी से एमिकेबल हो जाते हो उसके साथ, आप मतलब उसको अच्छा महसूस कराने लगते हो, दैट मीन्स यू हैव अ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। खुद के साथ होगा तो इंट्रापर्सनल। सोशलाइजेशन कैसा प्रोसेस है, तो सोशलाइजेशन एक्वायरिंग वैल्यूज़, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस, नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन उस सोसाइटी का जिससे आप उस सोसाइटी के एक एक्सेप्टेबल और रिकॉग्नाइज्ड मेंबर हो जाते हो। अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम किसी सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज़ को मानते हैं जो कि दूसरी हमारा कल्चर नहीं होता है, बट अब हम उस सोसाइटी के एक ऐसे मेंबर के रूप में देखे जा रहे होते हैं कि जो उस सोसाइटी के बारे में अच्छी चीज़ें जानता है, उस कल्चर के बारे में। तो ये प्रक्रिया जो आपने की चेंज, उसको एक्लटरेशन कहते हैं। The process of altering an existing cognitive schema to fit in new experience and learning, तो ये आपका होगा एकोमोडेशन। ठीक, नए एक्सपीरियंस अपने स्कीमा में आपको क्या करना है, फिट करना है। तो ये बस लाइन याद रखिए, फिट इन न्यू एक्सपीरियंस, तो ये आपका होगा एकोमोडेशन। क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिलॉसफी असिस्ट द एडुकेटर इन फॉर्मुलेटिंग। तो फिलॉसफी हर एक चीज़ में आपको जो है क्या करती है, वो असिस्ट करती है। अच्छा, 3 मेजर आपके एरियाज़ होते हैं, वो फिलॉसफिकल बैकग्राउंड होगा या साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड होगा या सोशियोलॉजिकल होगा। जितने भी आप एम्स ऑफ एजुकेशन या चीज़ों को देखोगे ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते टाइम, हम इन 3 बेसिक बैकग्राउंड्स को ड्रॉ आउट ज़रूर करते हैं। तो अजम्पशन, जजमेंट, कैरेक्टर, इंटेलेक्ट, बिलीव्स और आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको हेल्प करेगा कौन, फिलॉसफी। एम ऑफ एजुकेशन बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग क्या नहीं है, तो बुद्धिस्ट कभी भी भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो इनका रियलाइजेशन ऑफ गॉड तो कभी होगा नहीं। तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए, बाकी चीज़ें तो ठीक है। डिटैचमेंट की बात करते हैं ये लोग। फिलॉसफी एम्स एट प्रेजेंटिंग, फिलॉसफी क्या एम करता है प्रेजेंट करने में, नेचर का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, और नेचर में जो भी चीज़ें उसका एक यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन देना, आंसर जनरल से यूनिवर्सल क्वेश्चंस की तरफ ले जाना। तो सभी चीज़ें ठीक है फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो। Philosophy is a way of thinking systematically about everything that exists। तो फिलॉसफी के ना ये 3 आपके कह सकते हैं नज़रिया बताया गया है कि एक ऐसा तरीका है सोचने का कि हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसका एक अपना सिस्टम है। ये स्पेक्यूलेटिव वे होता है साइकोलॉजी का सोचने का, राइट कि अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, इट मीन्स देयर इज़ मोज़ैक इन इट, वहाँ पे कुछ गैपिंग है, कुछ खालीपन है, लेकिन वो अपने तरीके से बिल्कुल सिस्टम में है, आप नहीं समझ पा रहे हो उस चीज़ को। तो ये स्पेक्यूलेटिव वे होता है। वाई इज़ नॉलेज ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एसेंशियल टू द एडुकेटर। तो आपके लिए क्यों फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का ज्ञान ज़रूरी है, to develop sound philosophy of its own, to understand how philosophy influence कैसे करता है, या फिर interdisciplinary approach को provide करने के लिए, या classroom teaching को अधिक effective बनाने के लिए। देखिए, अगर कोई भी एडुकेटर है, फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात तो है ही कि वो कैसे एजुकेशनल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, जो आपका फ़िलॉसफी दर्शन होगा। क्योंकि आप अब टीचर एडुकेटर हो तो कल के डेट में आप करिकुलम डेवलपमेंट भी करोगे, जो लोग भी आगे पढ़ाई करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको दर्शन का वो समझ होनी चाहिए कि किस प्रकार से वो आपकी शिक्षा में प्रभाव डालेगा, उसके किस किस आयाम को आपको देखना है। बाकी चीज़ें भी यहाँ पर सही हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल क्यों है, तो उसका आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच तो आपका हर जगह से होगा, फिलॉसफी से ही क्यों, साइकोलॉजी से भी होगा, सोशियोलॉजी से भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एग्जिस्टेंशियलिज्म।
अभी का जाके देखिए, अब इन्होंने आइडियलिज़म, प्रैग्मेटिज़म से हटके एग्जिस्टेंशलिज़म का क्वेश्चन किया है। तो ये है जीन पॉल सार्टे, इनका पूरा नाम क्या है आपका? जीन पॉल सार्टे। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जीन पॉल सार्टे इनका पूरा नाम है, और ये जो है एग्जिस्टेंशलिज़म से इनका संबंध है। ठीक, निट्जे कहेगा तो उनका संबंध भी एग्जिस्टेंशलिज्म से है। हु एम्फेसाइज दैट अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट द लास्ट वर्ड। किसने ये माना है कि जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो आखिरी नहीं है? तो ये सब लोगों ने माना है कि ऐसा नहीं, जो साइंस ने कह दिया वो ही आखिरी सत्य है, उसके बाद भी उसके परे भी बहुत कुछ है जो विज्ञान को नहीं पता, जो विज्ञान सिद्ध नहीं कर सकता या नहीं कर पाया है। लर्निंग बाई प्रोजेक्ट मैथड इज़ टेक्निकली नोन एज लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई प्रोजेक्ट मैथड। ये सब एक क्या है? सिस्टमैटिक लर्निंग है आपका। इंसिडेंटल, एफिशिएंट, एडिक्वेट नहीं, एक सिस्टमैटिक मेथड है लर्निंग का। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बिलीव करता है कि चाइल्डहुड इज़ समथिंग डिज़ायरेबल फॉर हिज ओन शेक एंड चिल्ड्रन शुड बी चिल्ड्रन। कि जो बच्चे का जो आपका बचपन है वो उसके लिए ही है, और उस समय बच्चे कैसे होते हैं? वो बच्चे ही होने चाहिए। तो ये नेचुरलिज्म का मानना है। ठीक, कि बच्चा जो भी कर रहा है, जैसे सीख रहा है, उसको सीखने दो उस प्रकृति में। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव कर रही है कि एजुकेशन से क्या हो रहा है? कल्चर का ट्रांसमिशन हो रहा है एंड सिक्योरिंग कंडीशन फॉर इट्स फर्दर एनरिचमेंट। तो ये मानना आपका आइडियलिज्म का है कि शिक्षा वो माध्यम है जिससे आप अपनी सांस्कृतिक को, विरासत को क्या कर सकते हो? ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक, और ये कौन सी विरासत है? जैसे जो हमारी थिंकिंग है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर ना। हमारे सोचने का तरीका, हमारे देखने का तरीका, वो भी कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दिमाग में आई हुई है। तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, जो एजुकेशन के थ्रू प्रिजर्व करी गई है, ट्रांसमिट की गई है। देयर आर 3 सोर्स ऑफ एजुकेशन, नेचर, मैन एंड थिंग। ये किसने कहा है? तो ये भी रूसो का है। तो रूसो की डिक्शनरी में एक और ये याद रख लीजिएगा, देखिए, नेचर, मैन एंड थिंग। मैंने आज जब आपको ये क्वेश्चन पेपर सेट कराई थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि इसमें बहुत सारे आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, और ये प्रैक्टिस सेट लिटरली काफ़ी अच्छा है, और ये PYQ में आए हुए क्वेश्चन से, इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं आपको ऐसे ही करा रही हूँ। ठीक है, आपके तकरीबन 2015 से लेकर के 25 तक के PYQ को मैंने पूरा मर्ज करके आपको ये बता रही हूँ। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को डोंट टेक लाइटली। ठीक है, एक ट्रेंड होता है क्वेश्चन के आने का, तो उससे रूसो से संबंधित एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए कि नेचर, मैन एंड थिंग, ये भी आपका जो है वो रूसो का है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। गांधी एजर्टेड करते हैं कि एजुकेशन शुड बी, तो गांधी जी क्या कहते हैं कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, या फिर क्राफ्ट सेंटर्ड की वैसे ये बात करते हैं, बुक सेंटर्ड, क्राफ्ट सेंटर्ड, नन ऑफ द अबव। तो ठीक बात है, क्राफ्ट सेंटर्ड की ही ये बात करते हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के ऊपर इन्हें काफ़ी फोकस किया था गांधी जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नई तालीम हो, वर्धा शिक्षा योजना, ये बेसिक एजुकेशन एक ही नाम है, आज के भी पेपर में आपने देख लिया है उसको। किसने कहा है कि एजुकेशन इज़ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अपने साथ ना बहुत सारे बिलीफ को लेकर आते हो, जब आप एजुकेशन लेते हो ना तब आपके वो बिलीफ्स टूटते हैं कहीं ना कहीं, या वो और रिजिड होते हैं, तो रिकंस्ट्रक्ट होते हैं आपके जो अनुभव हैं इस शिक्षा के माध्यम से। तो ये प्रैग्मेटिस्ट जॉन डेवी जी का कहना है। सेल्फ एजुकेशन विवेकानंद जी ने फोकस किया है। स्व शिक्षा पर किसने फोकस किया है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने फोकस किया है। The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है? प्रोविजनल भी हो, इनरोलमेंट भी हो और रिटेंशन भी हो। तो PER तीनों होना चाहिए, प्रोविजन, इनरोलमेंट एंड रिटेंशन, सारा, तभी यूनिवर्सलाइजेशन। सार्वभौमिकरण के ये 3 तत्व हैं जिनको आपको याद रखना है। PER पर से आप याद रख सकते हैं। गोखले बिल किसके लिए आया था? तो गोखले बिल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ही आया था। गोखले बिल मल्टीलेटरल स्कूल जो है वो किसने सजेस्ट किया था? मल्टीलेटरल स्कूल्स का सजेशंस जो है वो आपका मुदालियर कमीशन ने दिया था। ठीक है, मल्टीलेटरल स्कूल्स का किसने दिया था? तो मुदालियर कमीशन ने जो है वो आपका मल्टीलेटरल स्कूल का रिकमेंडेशन दिया था।
जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च, ये तो पता होगा। आर्टिकल 21A रिफर्स टू, क्या रिफ़र करता है? डिप्राइव्ड सेक्शन को नहीं भाई, 6 से 14 साल के बच्चों को सभी को मुफ्त की शिक्षा मिले। तो कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, अब तक तो आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए ये एज अ फंडामेंटल राइट। क्लासरूम लर्निंग मेजरली डिपेंड्स इन टीचर इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल सही बात है। कितना ही ET लगा लो भाई आप, मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो, ऑब्जेक्टिव्स को कितने ही अच्छे से प्लान करके आओ, बच्चों के अंदर कितना ही मोटिवेशन हो, पर टीचर पैसिव होगा तो लर्निंग, क्लासरूम लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका होगा प्रेग्नांस, ठीक। मतलब ये आपका, अच्छा पहली चीज़ कि ये आपकी थियरी आई कहाँ से है और ये किसके प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है? तो जो जेस्टाल्ट थियरी है ना, उसी के अंदर एक प्रिंसिपल है आपका परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो मेजर प्रिंसिपल है। तो उसके अंदर कौन सा इसमें से आएगा? तो प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नांस। ओके तो ये इनका जो है जेस्टाल्ट द्वारा दिया गया है। इसका अगर आपको मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ प्रेगनेंस का। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम एक गुड फिगर को लुक करते हैं। जैसे कि देखिए, अब मैंने ये बनाया है, आपको नहीं पता, बस आप ये देख रहे हो कि 5 रिंग है, बट ये 5 रिंग ओलंपिक रिंग हो सकती है। जैसे अगर मैं कलर के साथ बनाऊँ और ये पाँचों को अगर मैं ओलंपिक रिंग के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, जैसे कि आपका ओलंपिक रिंग में 3 रिंग आपके ऊपर होते हैं, 2 रिंग नीचे, तो अगर मैं इसको कलर के साथ बनाऊं तो आप तुरंत कहोगे कि ये ओलंपिक रिंग है, रेदर देन आप इसके कर्व्स को और बाकी चीज़ों को नोटिस नहीं करके आप एक पूरी कंप्लीट चीज़ों को नोटिस कर रहे हो, राइट, कि जिससे कि आप एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाओ। यही है आपका प्रेगनेंस का जो है इफेक्ट और या प्रिंसिपल ऑफ प्रेगनेंस, ठीक। इसी तरीके से हम और भी चीज़ों को करते हैं इसके अंडर में, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि DNA का स्ट्रक्चर याद अगर हो तो DNA स्ट्रक्चर में भी हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर आता है जो सिंपल चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ड्रॉ आउट कर लेते हैं, उसके इंट्रिंसिक डिटेल्स पर हम नहीं जाते हैं। द स्टिमुलाई इन क्लासिकल कंडीशनिंग आर प्रेजेंटेड इन द ऑर्डर, किस ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं भाई? अब यहाँ पे देखिए, जिसने नहीं पढ़ा है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया है? नोबेल प्राइज़ जिसको मिला है वो है पैवलव, ठीक है। CS एंड US एट सेम टाइम, अच्छा ये कौन सा है? ये अमेरिका वाला, US नहीं है भाई। देखिए CS का मतलब है कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस आपका यहाँ पे क्या था? जब ये जो पूरा इनका एक्सपेरिमेंट था डॉग के ऊपर था। कंडीशन स्टिमुलस का मतलब है कि जो आपका बेल रिंग था, जो घंटी थी जिसको उन्होंने कंडीशन किया था। अनकंडीशन स्टिमुलस आपका क्या था? वो था आपका फूड। तो इनके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेड किस ऑर्डर में करना था? तो पहले उनको खाना प्रेजेंट करना था ना, पहले भोजन प्रेजेंट करना था, तब सलाइवेशन हो रहा था, और बाद में भोजन की जगह उन्होंने घंटी बजाना शुरू किया तो उस पर भी सलाइवेशन हो गया। तो पहले US आया, उसके बाद CS आया। आई होप कि आपको शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आर हेल्पफुल टू अ टीचर टू, एक अच्छे करिकुलम, ब्रॉडर करिकुलम को प्लान करने में, गाइडेंस इन डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शन या एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम को इवैल्यूएट करने के लिए, ऑल ऑफ द एबव। तो सारे तीनों ऑप्शन सही हैं, चौथे के साथ हम जा सकते हैं। लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग कैटेगराइज्ड बाय ब्लूम आर ऑफ, तो जो कॉग्निटिव लेवल का जो लर्निंग है इनका, वो इवैल्यूएट करता है किसको? नॉलेज लेवल को। याद रखिएगा, ये तो काफ़ी बार आपके टीचर ने भी आपको बोला होगा कि जो कॉग्निटिव के ऊपर के हैं वो सारे के सारे क्या चीज़ देखते हैं? सिर्फ नॉलेज लेवल को देख पाते हैं, ठीक। आपको कितना ज्ञान है, एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग को नहीं देख पाते हैं उतना अच्छे से, तो नॉलेज लेवल को ही इवैल्यूएट वो कर पाते हैं। साइकोमोटर हमेशा क्या है? आपके एक्शंस में जो चीज़ होगी, एटीट्यूड नहीं, इमोशन नहीं, मेंटल नहीं। मेंटल होगा तो कॉग्निशन चला जाएगा, इमोशन होगा तो एटीट्यूड और इफेक्टिव, और एटीट्यूड होगा तो भी इफेक्टिव। एक्शंस की जहाँ बात आएगी, मोटर एक्शंस की, तो वहाँ पे साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हैज़ बीन एडवोकेटेड बाय, तो ये किसके द्वारा किया गया है? कोठारी के द्वारा किया गया है, या आपका NEP 1968 के द्वारा, या NEP 1986, या ऑल ऑफ द एबव। तो सब ने बात की है कि औरतों को जो है वो एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो गुड क्वेश्चन। माइक्रो टीचिंग किसके ऊपर इंसिस्ट करती है? टीचिंग ऑफ माइन्यूटेस्ट पॉइंट्स ऑफ सब्जेक्ट, डिवाइडिंग देम स्मॉलर ग्रुप, सब्टल डाउट्स, या मास्टरिंग ऑफ वेरियस स्किल्स। सो माइक्रो टीचिंग को तो मैंने पहले भी बताया है, स्किल्स पे ही मास्टरी की जाती है। आपने पढ़ा होगा 8 से 10 स्किल्स या उसके ऊपर, जो भी आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया होगा।
ठीक, तो अलग अलग स्किल्स के ऊपर मास्टरी करना ही माइक्रो टीचिंग का मेन उद्देश्य है। 3 फैक्टर जो कि लर्निंग को इफेक्ट करेंगे, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल, इफ़ यू डू नॉट हैव अ गुड हेल्थ आप अच्छी लर्निंग नहीं कर पाओगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपके चारों तरफ का वातावरण अच्छा नहीं है, लाइट डिम है, क्लासरूम में शोर हो रहा, नहीं कर पाओगे। घर अच्छा माहौल नहीं है, नहीं कर पाओगे। साइकोलॉजिकल, एज अ पर्सन हाउ वेल यू आर एबल टू आप कह सकते हो फाइट योर बैटल्स, आप अपने आप को कितना अच्छे से रख पा रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लास में टीचर भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, आप कहीं और के फाइट को सोच रहे हो, आप कोई मूवी सीन को याद कर रहे हो, तो भी आपकी लर्निंग अच्छे से नहीं होगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। लर्निंग किससे कंसर्न होती है? तो लर्निंग आपका चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। अभी एक डेफिनेशन पूछी थी, आई थिंक इसी वीडियो में हमने किया या कल के वीडियो में किया था, जिसमें लर्निंग की डेफिनेशन दी हुई थी कि लर्निंग क्या था? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस इज़ इम्पॉर्टेंट लर्निंग के केस में, और ये ग्रेजुअल चेंज होता है आपके बिहेवियर में। कल्चरल लैग का मतलब, कल्चरल लैग भी मैंने आपको बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जो आपकी दो संस्कृतियाँ होती हैं, भौतिक और अभौतिक, जब उन दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं बहुत अधिक, कि आप टेक्नोलॉजी में हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, बट हमारा माइंडसेट आज भी कौन से सेंचुरी का है? 20th सेंचुरी का है। आज भी हम लड़कियों को बाहर जाने से देने से पहले अपने आप को सोचते हैं कि अरे क्या लोग कहेंगे। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक लैगिंग है, ठीक, कि जो वेल इंटीग्रेटेड फोकवे इंस्टीट्यूशन है, जो कि कहीं ना कहीं क्या हो गया है, पीछे छूट जाना ही कल्चरल लैग है। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय ऑकबर्न एंड निमकॉफ, ये आपको याद रखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? कल्चरल लैग का। When education attempt at building new patterns of culture, the role it's play, जब एजुकेशन कुछ नए पैटर्न्स कल्चर के सेट करता है, तो ये कंजर्वेटिव नहीं होगा, ट्रांसमिटिव भी नहीं होगा, बल्कि क्रिएटिव कल्चर आप कह सकते हो। The aim of culture, regeneration of society, disciplining the individual for better life। ठीक बात है कि भाई कल्चर का आपका ये भी एम होगा। इसके बाद आपका है टू सस्टेन डिफरेंसेस अमंग ग्रुप। नो नो नो, कल्चर कभी ये प्रमोट तो नहीं करेगा ना कि कोई दो ग्रुप हैं उनके बीच में डिफरेंसेस रहे। टू इम्पार्ट डिस्टिंक्टिवनेस टू द सोसाइटीज़ मेन डिस्टिंक्शंस अमंग नेशंस, तो सोसाइटीज़ के बीच में डिस्टिंक्टिवनेस रखते रहना और मेन डिस्टिंक्शंस अमंग नेशंस। ठीक बात है, इसका मतलब है तभी तो कल्चर की आपके पहचान होगी ना। इसका मतलब ये है कि जैसे आपका कल्चर है, छोटा और बड़ा इससे मतलब नहीं है। जैसे ट्राइबल कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चर, ऐसे ही कुछ ऐसे कल्चर है जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल द्वारा फॉलो किए जाते हैं, बट सबकी कल्चर की अपनी अलग पहचान होती है, और वो पहचान होनी चाहिए, वो उसके लिए ज़रूरी है उस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। और देश की भी अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए, वो डिस्टिंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका कल्चर शो हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। साइकोलॉजी का मेन कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये एक साइंटिफिक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, किसके लिए? आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए, कि बच्चे को कैसे पढ़ाए, कब पढ़ाए, कंसंट्रेशन कितने देर में अच्छा रहेगा। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सभी एजुकेशन कैसे हैं? तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो सारे एजुकेशन है वो डेलिब्रेट प्रोसेस के अंदर आते हैं। वी फाइंड इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया है? तो दिस वाज गिवन बाय B.F. स्किनर। उनका कहना है रिस्पॉन्स वॉलेंटरी होता है, वॉलेंटरी इन द सेंस आपकी इच्छा पर है, आप चाहोगे तो करोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं करोगे। द डिसिप्लिन विच स्टडीज़ द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट, तो उसके इन्वायरमेंट के सापेक्ष में एक व्यक्ति को जब हम पढ़ते हैं तो वो साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिलॉसफी में नहीं ऐसा होता है। व्हेन देयर इज़ एनी अल्टरेशन इन द सोशल स्ट्रक्चर, बदलाव हो रहा है समाज में, सामाजिक प्रोसेसेस बदल रहे हैं, तो वो आपका है सोशल चेंज। Which of the following can be included in the subject matter of psychology? Thinking, feeling, remembering, learning, सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी की हैं। All of the above is the correct one. ओके, तो ये तो हमने कर लिया है ना, 3 फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग, हाँ ये हमने कर लिया है। द करेक्ट सीक्वेंस टू कंसिडर मोटिवेटेड बिहेवियर, तो मोटिवेटेड बिहेवियर रहने के लिए नीड ड्राइव इंसेंटिव,
ठीक, ये साइकिल भी आपने पढ़ी होगी अगर आपने मोटिवेशन पढ़ा है कभी, कि नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इंसेंटिव में ही आपके रिवॉर्ड्स भी आ जाते हैं, बट इन्होंने 4 ऑप्शन बनाने हैं तो इन्होंने रिवॉर्ड दे दिया। अदरवाइज़ आपका ये NDG साइकिल होता है। इंसेंटिव को कई बार हम गोल के नाम से भी जानते हैं, तो ये साइकिल आप भी याद रख सकते हैं। NDG साइकिल, नीड, ड्राइव और गोल की साइकिल होती है, और उसके साथ रिवॉर्ड को ऐड कर लीजिए, ये आपका है। इन द कॉग्निटिव डोमेन द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेरी इंपॉर्टेंट। फिल इन द ब्लैंक्स इज की टर्म फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये इसमें रेनफोर्समेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। जैसे कि आपके जो एक्शंस है ना वो वॉलेंट्री है कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हो कि नहीं, बट आपने रिस्पॉन्स किया, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे ना। बट अगर आपको रेनफोर्समेंट मिल गया तो आप रिस्पॉन्स करोगे। ठीक। वॉट वॉज ओटावे व्यू ऑन एजुकेशन एंड सोशल चेंज? ओटावे का क्या व्यू था? देखिए ओटावे का अभी जस्ट ये इसी पेपर में आपको मैंने दिखाया जिसमें ये पूछा था नेक्स्ट प्रीवियस पेपर में कि एजुकेशन फॉलो सोशल चेंज, ये किसने कहा है? तो उसमें ओटावे पूछा था और यहाँ पे उन्होंने जस्ट क्वेश्चन को फ्लिप कर दिया कि ओटावे व्यू का एजुकेशन पे क्या है। तो एजुकेशन क्या करता है? सोशल चेंज को फॉलो करता है। मतलब ये है जैसे समाज में चेंजेस होते हैं एजुकेशन उस चीज़ को देखता है। जैसे अब हमारी सोसाइटी में है आपका टेक्नोलॉजी, सोशल चेंज हुआ, सामाजिक संरचना में बदलाव हुआ, तो शिक्षा में भी वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब लोगों का फोकस किसी एक खास चीज़ को पढ़ने की तरफ है, तो एजुकेशन में भी उस चीज़ का स्कोप बढ़ जाता है। ठीक। अ सोसाइटी इन विच चेंज इन स्लो एंड टाइम टेकिंग, चेंज जल्दी हो ही नहीं रहा है और टाइम टेकिंग है तो डायनामिक नहीं होगा। स्लो सोसाइटी नहीं, प्रोग्रेसिव तो होगा ही नहीं, ना डायनामिक होगा। स्लो सोसाइटी नहीं बल्कि ये कंजर्वेटिव सोसाइटी है जिसमें चेंज वो हो रहा है लेकिन वो चेंज को एडजस्ट ही नहीं करना चाह रही है, बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। तो ये कंजर्वेटिव सोसाइटी के सिम्टम्स हैं। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, वर्दाइमर, कोहलर, कोफ्का, कर्ट कोफ्का। तो मैंने आपको बताया कोहलर का नाम हर जगह दिया है लेकिन जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट में वर्दाइमर भी आते हैं और कर्ट कोफ्का भी आते हैं, दोनों लोग। और इसमें अगर कोहलर दे देगा तो कोहलर भी, इन तीनों लोगों ने मिलकर ही आपका जो है वो जेस्टाल्ट के इनसाइड जो लर्निंग है उसको दिया है। नेक्स्ट आपका है स्किनर का संबंध किससे है? तो स्किनर का संबंध आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से है। ब्रांचिंग का नॉर्मन ए क्राउडर और इसी का थर्ड है मैथेटिक्स, जिसका संबंध किससे होगा? गिलबर्ट से होगा। किससे होगा? गिलबर्ट से। थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मॉडिफिएबिलिटी ऑफ कनेक्शंस लाइक न्यूरॉन्स और न्यूरल्स। तो इनके साथ कनेक्शन के साथ इनको हम देख सकते हैं। थॉर्नडाइक का लॉज ऑफ लर्निंग क्या है? ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी हम इसको कहते हैं। और इनके लॉ ऑफ लर्निंग में लॉ ऑफ 3 इनके प्राइमरी लॉज कहते हैं। सेकेंडरी तो काफ़ी हैं, सेकेंडरी 10-11 लॉ हैं, बट प्राइमरी 3 कौन कौन से हैं? तो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट, ये 3 इनके मेजर लॉ हैं जो प्राइमरी लॉ है। तो ये क्या चीज़ कहते हैं? न्यूरॉन्स और न्यूरल्स के जैसे कनेक्शंस हैं वैसे ही लर्निंग को भी इन्होंने जो है मॉडिफिएबल बताया है। शेल्डन का जो क्लासिफिकेशन है पर्सनालिटी का वो किसके ऊपर है? तो शेल्डन का जो क्लासिफिकेशन है वो बायोलॉजिकल मेकअप पर भी है और सोशल मैनिफेस्टेशन भी है। कौन सा क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था? तो शेल्डन का क्लासिफिकेशन कौन सा था आपका? इंडोमॉर्फी था, इक्टोमॉर्फी था और मेसोमॉर्फी था। ठीक है, मेसोमॉर्फी ये आपके फिजिकल अपीयरेंस मतलब बायोलॉजिकल चीज़ों पे भी डिपेंड है और आप कैसे इन्वायरमेंट में रह पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने इस चीज़ को बनाया था। फॉर समथिंग टू बी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी इट शुड बी, अगर कोई भी चीज़ आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है तो हमेशा एविडेंट या कभी नहीं, ऐसा नहीं है। बी रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि हम देखते हैं कि कुछ आपके ट्रेड्स जो डोमिनेंट ट्रेड आपकी पर्सनालिटी में होते हैं वो बदल भी जाते हैं। सो दैट्स वाई वी से इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम, कि समय के साथ वो स्टेबिलिटी दिखती है, मीन्स उसकी इंटेंसिटी एक जैसे नहीं रहती है। लाइकवाइज इफ़ यू आर ऑनेस्ट एनफ, आप कभी झूठ नहीं बोलते तो हो सकता है किसी सिचुएशन में आप झूठ बोल दो, बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम से लायर हो जाओगे या एकदम से आप कभी कहोगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो दैट इज़ रिलेटिवली स्टेबल। ओके, कैटल ने आइडेंटिफाई किया इंपॉर्टेंट पॉजिटिव सोर्स ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। सोर्स ट्रेट की बात कर रहा है। सोर्स ट्रेट का मतलब है कि जो कि आपके बहुत ही आपके अंदर जो अधिक मात्रा में जो डोमिनेंट उसमें रहेंगे वो सोर्स ट्रेट होंगे, और सरफेस ट्रेट जो कि सतही ऊपर लेवल पे आपको दिखाई दे जाते हैं। तो इसमें से कौन सा सोर्स ट्रेट आपका होगा? तो देखिए सोबर ट्रस्टिंग और ग्रुप ओरिएंटेड, ये आपके कौन से हैं? सोर्स ट्रेट्स हैं जो कि कैटल ने आइडेंटिफाई किए थे।
3 पॉजिटिव, तो ये कैटल के द्वारा ही बताए गए हैं, इसलिए अपने मन से इसको आपको नहीं लगा के आना है। यही होगा, इंपॉर्टेंट है, सोबर, ट्रस्टिंग एंड ग्रुप ओरिएंटेड। द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तो डेवलपमेंटल मेथड ही आपका बेस्ट होगा। अगर आपको बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखना है तो डेवलपमेंटल मेथड आपका होगा। एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर कौन सी साइकोलॉजी में आप इसको स्टडी करते हो कि जब बच्चा जन्म से लेकर के लास्ट तक, तो वुम्ब टू टुम्ब मैंने आपको बताया भी था कि उसको भी हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। वाइगोस्की प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, तो वाइगोस्की का जो आपकी पूरी थियरी है, तो इनकी थियरी ही क्या है, सोशियो कल्चरल थियरी। अगर आपको नहीं पता थी तो जान लीजिए। तो इनकी थियरी का नाम क्या होगा आपका, सोशियो कल्चरल थियरी। तो वहाँ से भी आपको समझ में आएगा कि सोसाइटी और कल्चर और लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस किया था। तो इनका मानना है कि ये जो आपका चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो सोशल इंटरेक्शन का एक प्रोडक्ट है, कि सोसाइटी में कैसे उसके साथ इंटरेक्शन होता है। हु इज़ द पायनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, तो क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए हम लोग पैवलव का नाम जानते हैं, तो वही होंगे आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग टू सिफ्लोकैडल प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया हुआ था, सिफ्लोकैडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। अगर आपको हेड टू फुट दे रहा है तो ये आपका सिफ्लोकैडल होगा, ठीक है, हेड टू फुट, तो ये सिफ्लोकैडल होगा। मिडिल टू पेरीफेरी कह दिया, अगर मिडिल टू पेरीफेरी कह दिया तो ये आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। दोनों क्वेश्चंस को याद रखेंगे। The 3 main aspects of intelligence are adjustment, ability to learn and ability to। 3 मेजर जो इंटेलिजेंस के लिए अगर हम कहते हैं तो एक तो एडजस्ट करना, एक तो लर्न करना और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। तीनों के तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट हम हाईएस्ट लेवल भी अगर आप देखो ना, हम कॉग्निटिव लेवल पे देखते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखते हैं, तो इसीलिए इस ऑप्शन में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ जाएंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आप सोच पा रहे हो ना, बट जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो बिल्कुल आप हैंड्स ऑन लर्निंग डूइंग एक्सपीरियंस कर रहे हो। फ्राइड के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी का फिक्सेशन किस स्टेज पर हो सकता है, तो फ्राइड ने कहा है कि जो पर्सनालिटी का फिक्सेशन होता है वो किसी भी स्टेज पर हो सकता है, उनके ओरल पर भी, एनल पर भी, फैलिक लेटेंसी, जेनिटल, किसी भी स्टेज पर उस पर्सनालिटी का फिक्सेशन देखा जा सकता है। गार्डनर ने काफ़ी सारे इंटेलिजेंस की थियरीज़ दी हैं, मतलब लिस्ट दिया है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, इसमें से कौन सा नहीं है। स्पेशल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल लिंग्विस्टिक भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं दिया है गार्डनर ने। गार्डनर की बुक भी है फ्रेम्स ऑफ माइंड, वो भी आप याद रखेंगे। स्पेशल का मतलब है कि जैसे जो स्कल्पचर होते हैं ना, कि स्थान को देखकर ही बता देना कि अच्छा यहाँ ये चीज़ें हैं। इंटरपर्सनल, 2 लोगों के बीच के अच्छे रिलेशन, जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस में डिस्कस किया। लिंग्विस्टिक, जिसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, वो इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम ईजी इज कॉल्ड मैक्सिम ऑफ टीचिंग, बिल्कुल सही बात है। जैसे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जनरल टू पर्टिकुलर टू जनरल, ये सब क्या है आपके, ये आपके मैक्सिम्स हैं टीचिंग के। इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट मेथड के बारे में ट्रू नहीं है, पर्पसफुल एक्टिविटी बिल्कुल सही, प्रोसीड इन सोशल इन्वायरमेंट रियल लाइफ से अकम्पलिश्ड होता है, ये तो आपकी डेफिनेशन ही दे दी गई है किलपैट्रिक वाली। तो इट इज़ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी नेवर, प्रोजेक्ट मेथड टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी नहीं है, लर्निंग बाय डूइंग है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है। मैक्रो लेसन प्लान का ड्यूरेशन क्या होगा, जब आप माइक्रो टीचिंग करते हो तो उसमें ड्यूरेशन क्या है, 35 से 45 मिनट, ये वेरी करता है, ठीक है। और वैसे तो माइक्रो टीचिंग को एनसीईआरटी ने 35 मिनट्स की ही कही है, हालांकि आपकी पूरी साइकिल जो है माइक्रो टीचिंग की वो भी होती है, तो हम ऑन एन एवरेज 35 को एक अपना स्टैंडर्ड मानकर, तो चूँकि ऑप्शन में 35 to 45 दिया है तो आप उसके साथ ही जाएंगे। What are the 2 main components of Spearman theory of intelligence, तो यस फैक्टर और जी फैक्टर, 2 ही फैक्टर इनके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके स्पीयरमैन के थियरी के। तो जी एंड यस फैक्टर, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। Who assume that human motives are arranged in hierarchy of potency, तो हायरार्किकल मॉडल किसका है, मैस्लो का है। नीड हायरार्की थियरी मैस्लो, जिसमें कि सबसे ऊपर आपका लास्ट में क्या होता है, जो हाईएस्ट आपका होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, ठीक, जो कि वो स्थिति सब में नहीं होती है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में होती है, कि जब आपके अंदर जितनी एबिलिटी कैपेबिलिटी है आपको उसकी पहचान हो जाती है। Which one of the following device is required to connect a computer to the internet? So you need a modem.
ठीक है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की आपको ज़रूरत पड़ती है अगर आपको कंप्यूटर को इंटरनेट से क्या करना है, जोड़ना है। पेन ड्राइव तो भाई आपको कुछ एक्स्ट्रा में है, तब डीवीडी भी वही आपको कुछ अलग देखना है। माउस तो होगा ही, तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए माउस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लुक एट द ऑप्शंस। कभी कभी ऑप्शन भी आपका काम काफ़ी ईजी बना देते हैं, एंड ऑप्शन ही क्वेश्चन को ईजी और डिफ़िकल्ट बनाते हैं। तो मॉडेम इज़ द करेक्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ अ मस्ट टू रन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को रन करने के लिए आपके पास प्रोसेसर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास प्रोसेसर नहीं होगा तो आपकी फंक्शनिंग वहाँ पर नहीं हो पाएगी। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी प्रोसेस्ड डाटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। बाइनरी डेटा वो होता है जब आप स्टार्टिंग में जाते हो, कोड जिसमें वो चेंज करता है मशीन लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कहते हैं जो डेटा आपका प्रोसेस्ड हो जाता है। मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैम्पल ऑफ बिहेवियर, तो उसको टेस्ट कहेंगे। क्यों टेस्ट कहेंगे? मेजरमेंट तो बाद में आता है, जब आप न्यूमेरिक प्रोवाइड कर दिए ना कि अच्छा इंटेलिजेंस टेस्ट आपने लिया मान लीजिए, तो आपने नंबर्स प्रोवाइड कर दिया। असेसमेंट जब आप उसको बता रहे हो कि हाँ आपका ये क्वालिटी कैसा, और इवेलुएट जब आप जज कर रहे हो, ठीक, तो उसको टेस्ट कहते हैं जब आप उसके सैंपल के बिहेवियर को जो ले आने के लिए, मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाते हो, जैसे अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट। ओके। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस, तो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन पे ही रुक गए, नंबर, क्वांटिटी आ गई, तो वो मेजरमेंट होगा, ठीक है। इवैल्यूएशन दोनों हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, बट कभी भी क्वांटिटेटिव की बात करेगा कि सिर्फ क्वांटिटेटिव है तो वो मेजरमेंट होगा। द पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन इज़ टू मेक जजमेंट्स। देखिए अभी मैंने पीछे ही आपको बताया है एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट कि इवैल्यूएशन इज़ ऑलवेज हैविंग अ जजमेंट इन योर सेल्फ। ओके। द पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल क्वालिटी। देखिए क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बताता है, बट चूँकि क्वांटिटी के साथ हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि क्वांटिटी स्पेसिफिक है, मेजरमेंट में यूज़ की जाती है, तो इसीलिए आप क्वालिटी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर प्रोग्रेस। तो जो प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा वो आपका होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज़, पहला स्टेप क्या है मेजरमेंट का? डिसीजन लेना कि हमें क्या मेज़र करना है। अच्छा, अभी आप ये देखिए कि आपको दिया है मेज़रमेंट का फर्स्ट डिसीजन, और यहाँ कह रहा है कि टेस्ट को आप क्या करिए, डेवलप करिए और टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करिए। तो जब आपने ये काम कर लिया तब उसके बाद ही तो आप मेज़र कर रहे हो ना चीज़ों को, राइट, कि क्या मेज़र करना है, इंटेलिजेंस मेज़र करना है कि अचीवमेंट मेज़र करना है, क्या मेज़र करना है हमें। नेक्स्ट आएगा आपका द पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो जब भी फॉर्मेटिव आएगा, फॉर्मेटिव इस पेपर में 3 से 4 बार आ चुका है, तो आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए कि जब हम प्रोग्रेस को देखते हैं तब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं। द टेस्ट विच मेज़र व्हाट वी इंटेंड टू मेज़र, टेस्ट वही मेज़र कर रहा है जो मेज़र करने के लिए उसको बनाया गया है, दैट इज़ वैलिडिटी, ये वैधता होती है। और अगर कोई चीज़ है वो बार बार एक ही चीज़ को मेज़र कर रही है और हर बार उसका रिज़ल्ट कंसिस्टेंट आ रहा है, तो वो रिलायबिलिटी होगी, विश्वसनीयता, ठीक। फीमेल इनरोलमेंट इन टर्शरी लेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ फिल इन द ब्लैंक्स इनरोलमेंट। तो कौन सा है? तो जो फीमेल इनरोलमेंट है टर्शरी लेवल पे साइंस में और टेक्नोलॉजी में, वो हमेशा क्या है, मेल के इनरोलमेंट से क्या है, कम है, लेस है, ठीक है। अधिक नहीं है, इक्वल नहीं है, बल्कि लेस है। माइक्रो प्लानिंग इज़ डिफाइंड एज प्लानिंग ऑफ एजुकेशन एट। तो हमारे पास काफ़ी सारी प्लानिंग होती है, माइक्रो प्लानिंग भी होती है, मिनी प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग, मेजो प्लानिंग, फिर आपका एक होगा सुप्रा प्लानिंग। इस तरह से हम अलग अलग लेवल पे प्लानिंग को करते हैं। तो जो माइक्रो प्लानिंग है ये आपका क्या है, रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर की जाने वाली प्लानिंग है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आई थिंक हम लोग 152 या 52 क्वेश्चंस पे चल रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी प्रोवाइड द फाउंडेशन। जो आपका प्रिंसिपल है डाइवर्सिटी का, वो किसका फाउंडेशन प्रोवाइड करता है कि डिसेबिलिटी को पॉलिटिकल वेरिएशन के पार्ट के रूप में एक्सेप्ट करिए, या डिसेबिलिटी को कल्चरल वेरिएशन के पार्ट के रूप में यूज़ करिए, या टू एक्सेप्ट डिसेबिलिटी एज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक या ह्यूमन वेरिएशन। तो देखिए
अगर आप डाइवर्सिटी को देख रहे हो तो डाइवर्सिटी कहाँ पे आप बात कर रहे हो डिसेबिलिटी की, ह्यूमन वेरिएशन में, कि व्यक्ति या ह्यूमन बीइंग कई तरीके से हो सकते हैं, नॉर्मल भी, स्पेशल भी और अलग अलग उसके फॉर्म में भी। अरेंज द फॉलोइंग इन हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी, एसएससी 2001 में आया था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसका दूसरा नाम क्या है आपका राधाकृष्णन कमीशन 48 में, राममूर्ति कमेटी 1990, चट्टोपाध्याय कमीशन जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर टीचर एजुकेशन आया था 1983 में, टीचर एजुकेशन 1 के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बस आप इसको क्रोनोलॉजी में लगा लीजिए। सबसे पहले आपका हो जाएगा BDCA, ठीक है। ऑप्शन में देख लेते हैं कि BDCA कहाँ पर है, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बुक और उसके थियरिस्ट, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो ये विलियम जेम्स की ही बुक है, बिल्कुल ठीक है। थॉट और लैंग्वेज वाइगोस्की, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज़ वर्नन ने हायरार्किकल मॉडल इंटेलिजेंस का जो है वो किया है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा, बर्ट और वर्नन ने। ह्यूमन बिहेवियर, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, स्किनर। तो चारों ऑप्शन आपके एज इट इज सही हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इसी ऑर्डर में ये रहेगा भी। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज अ बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, तो BF स्किनर ही हैं जो कि बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताना है। पेडागोजी इज़ द साइंस ऑफ टीचिंग, पेडागोजी इज़ आर्ट ऑफ टीचिंग, पेडागोजी इज़ क्राफ्ट ऑफ टीचिंग, आइदर पेडागोजी इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। तो देखिए आपका सारा के सारा सही है, A, B और C। साइंस ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, क्राफ्ट ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, ठीक है, A, B, C। फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट आर, तो फंक्शनल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होता है, POCD, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग। ये चारों के चारों इसके मेजर फंक्शंस होते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के, ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन के, कि पहले प्लान करते हो आप, ऑर्गेनाइज करते हो, फिर आप कंट्रोल करते हो, फिर आप डायरेक्ट करते हो। POCD से आप याद रखिएगा। मिसेस राधिका want to know how much time her students spend of task every day. To determine this, she carefully watches the स्टूडेंट्स इन क्लास कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ टास्क बिहेवियर। तो ये क्या कर रही हैं, तो ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कर रही हैं, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है, उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है और वो भी उसके रियल लाइफ, नेचुरल लाइफ में बिल्कुल कर रही हैं, ठीक, कि उसका बिहेवियर बाद में सारी जगह कैसा है। तो ये आपका होगा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज़ योर राइट आंसर। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि चेंज इन द चाइल्ड बॉडी अंडरलाई ब्रेन डेवलपमेंट, तो बच्चे के बॉडी के अंदर चेंज होगा तभी तो बायोलॉजिकल चेंज हम कह रहे हैं, ठीक है। कॉग्निशन की जहाँ पर बात आएगी वहाँ पे थिंकिंग, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ आएगा। सोशियो इमोशनल की बात आएगा तो सोसाइटी और उसका जो इमोशन है, मतलब समाज में उसके इंटरेक्शंस होंगे, इंटरेक्शन से रिलेशनशिप होगा, उसकी बात होगा। लर्निंग होगा तो वहाँ पे हम बिहेवियर, पर्सनालिटी और एडेप्टेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये भी आपके लाइन से सीक्वेंस में दिए हुए हैं। पियाजे ने आर्ग्यू किया है कि चाइल्ड जो है वो प्रोग्रेस करता है थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस, ठीक बात है, तभी तो उन्होंने 4 स्टेजेस भी दिए हुए हैं। इन कॉन्ट्रास्ट स्किनर ने स्ट्रेस किया है कि इंडिविजुअल को लर्न करने के लिए मोर ऑन टाइम गोज ऑन, वो कैसे सीख जाते हैं, जैसे जैसे समय पास ऑन होता है। तो किस डेवलपमेंटल इशू को हाईलाइट किया गया है इस डिसएग्रीमेंट में, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है आपसे इसमें कि पियाजे ने जो स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के, वो उन्होंने स्टेजेस में दिए हैं, राइट, कि इस स्टेज में ये हुआ, इस स्टेज में ये हुआ। बट आपके स्किनर ने स्टेजेस में नहीं दिया, उन्होंने कहा कि भाई टाइम के साथ सब होता है। तो ये है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी का डिबेट। जैसे आपने अभी नेचर और नर्चर का डिबेट पढ़ा था जो कि आपके हेरिडिटी और इन्वॉल्वमेंट से रिलेट कर रहा है, सेम ऐसे ही ये भी आपका डिबेट है। पियाजे कॉन्टिन्यूटी कहते हैं कि वो कभी टूटती नहीं है, वो वहाँ तक SPCF के थ्रू चली आती है। और डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो स्टेजेस से नहीं आता है, ये स्किनर का कहना है। पियाजे का फिर से आपको देखिए स्टेजेस लगाना है, तो SPCF आप इसको लगा लीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पियाजे का है, प्रोग्राम लर्निंग स्किनर का, क्लासिकल कंडीशनिंग आपका पेवलव का, ZPD आपका वाइगोस्की का, इसको भी आप मिला लीजिए, जो भी आपका सही है, तो इजी क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग थिंकिंग इज़ मोर एब्स्ट्रैक्ट, आइडियलिस्टिक एंड लॉजिकल कब होती है, तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग या एब्स्ट्रैक्ट ये आपका आ जाता है लास्ट स्टेज में पियाजे के, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। स्कैफोल्डिंग कहाँ इंपॉर्टेंट है, वाइगोस्की की थियरी में इंपॉर्टेंट है।
नरेश एक 4th ग्रेड का बच्चा है। ही इज टॉल फॉर हिज एज बट नॉट वेरी मैच्योर। ग्रोथ हो गई है बट माइंड का डेवलपमेंट नहीं है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव है किसी भी तरह के बेचारा क्रिटिसिज्म को लेकर के। ही क्राइज, वो रो भी देता है जब कोई उसको चिढ़ाता है या कोई बच्चा परेशान करता है। और नरेश ऑफन एलिसिट टीजिंग फ्रॉम his peers by engaging it in himself. Which peer status is most likely for नरेश? तो देखिए आपसे बेसिकली कह रहा है कि एक बच्चा है जो कि बहुत जल्दी उदास हो जाता है, किसी की बातें अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है उस चीज़ को नहीं सुन पाता है। तो नरेश के जो पीयर्स हैं वो कैसा उसके साथ मतलब स्टेटस उसका है, तो वो रिजेक्टेड है। वाई रिजेक्टेड है? क्यों? क्योंकि उसको कोई उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एज नरेश जैसा है, क्योंकि वो उस जेंडर रोल में नरेश फिट नहीं बैठ रहा है जो कि सोसाइटी ने बॉयज़ के लिए बनाई है। तो जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा, छोटे बच्चे अगर रोते हैं तो दूसरा उसको कहता है कि अरे तुम लड़के हो, तुम रोते हो, तुम तो लड़के नहीं हो, लाइक दैट, उस टाइप से। सो दे रिजेक्ट इट नरेश। द गोल्डन रूल्स फॉर गाइडेंस इज आर अंडर। तो गोल्डन रूल क्या है कि गाइडेंस कॉन्टिन्यूस है, नीड बेस्ड है, जेंडर इंक्लूसिव है, या गाइडेंस इज अ सर्विस। तो देखिए ये चारों बातें बिल्कुल सही कही गई हैं कि गाइडेंस आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नीड बेस्ड भी है, जेंडर इंक्लूसिव भी और एक सर्विस भी है आपका। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ क्लिनिकल काउंसलिंग इन ऑर्डर। तो सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे कौन सा ऑर्डर होगा? एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलोअप। आई फील कि ये सारे के सारे स्टेप्स आपके लाइन से ही दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। और ये आपके जो है एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, ये आपके डायरेक्टिव काउंसलिंग के स्टेप्स भी हैं, ठीक है, जो आपको क्लिनिकल काउंसलिंग करके दे रहा है। विलियमसन के 5 कैटेगरीज ऑफ काउंसलिंग इन सीक्वेंस लगाना है। विलियमसन forcing conformity, changing the environment, environment selection, learning needed skills and changing attitudes। तो देखिए सबसे पहले आप क्या काम करोगे कि जो कन्फर्मिटी है उसको लाओगे। जैसे विलियमसन का डायरेक्टिव काउंसलिंग दिया गया है ईजी विलियमसन के द्वारा, उसके बाद आप उसके इन्वायरमेंट को बदलोगे, फिर इन्वायरमेंट सेलेक्ट कराओगे, फिर उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सिखाओगे, और फिर एट लास्ट उसके एटीट्यूड में आप चेंज करोगे। तो ABCDE एज इट इज़ ये आ गया है। विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। अच्छा, ये जो लास्ट में मैंने पेपर आपको कराया है ना, अगर आपने देखा होगा तो हम 150 के बाद से जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 2024 के पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तकरीबन आई फील कि मैंने आपको 45 to 50 क्वेश्चंस कराए थे, तकरीबन 15-20 क्वेश्चंस आपके बच गए थे। तो ये वो क्वेश्चन है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ज़रूर पढ़ करके जाएँ आपका पेपर जब भी आप देने जा रहे हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं शाम तक या कल सुबह में, अगर आज रिकॉर्ड कर लूँगी या कल सुबह आपको जो है वीडियो को अपलोड कर दूँगी। आप लोग उसको लाइव ज़रूर देखें। जो भी कमेंट है मैं उस टाइम पे लाइव रहूँगी, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोगों को। बट इसके पहले जितना भी इस प्लेलिस्ट में वीडियोस है उन वीडियोस को ज़रूर आप भले ही 2x स्पीड पे करिए, 1.5, जितने पे आप कंफर्टेबल हो आप करके देख कर पढ़ कर जाओ, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी तक क्या किया डजेंट मैटर, बट एक दिन और बचा है आपके पास, लास्ट डे, उसको ज़रूर पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए। विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। तो वोकेशनल गाइडेंस में हमें पावर इस्टेब्लिशमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सोशल डेवलपमेंट थियरी, सोशियो कल्चरल थियरी, वाइगॉस्की। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेट करता है? तो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एजुकेशन को क्या किया गया था? कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया था, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था कि उसकी पावर्स को छोटे स्तर पर भी क्या किया गया था? लाया गया था कि सबको बनाने का राइट है भाई, स्टेट अपना बना सकता है, सेंटर भी अपना ला सकता है। वॉट एवर इज़ रिसेंटली लर्न बाई ए चाइल्ड इज़ रिटेन्ड बाई हिम। यही चीज़ मैं आपको अभी बता रही थी कि जितना आप अभी रिवीजन करोगे कल का पेपर आपका उतना अच्छा जाएगा, क्योंकि रिसेंटली आपने इन सारी चीज़ों को देखा है, जाना है, तो आपके दिमाग में मेमोरी, जो आपका रिसेंसी मेमोरी है ना, वो इफेक्ट आता है। तो ये स्टेटमेंट किस लॉ ऑफ लर्निंग को जो है वो करता है? तो लॉ ऑफ रिसेंसी इफेक्ट को करता है। लॉ ऑफ रिसेंसी बेसिकली थॉर्नडाइक का ही लॉ है, सेकेंडरी लॉ के अंदर है, ठीक। प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट, ये क्या, कौन सी स्टेटमेंट ये आपका डिनोट करता है? तो ट्रायल एंड एरर। लाइक जैसे संस्कृत में भी हमारे श्लोक है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान। तो ये भी वही है, सारी चीज़ें ना
हमारे आप देखोगे तो इंडियन जो कल्चर है, जो हमारे उपनिषद हैं, वेद हैं, वहीं से आती हैं। फ़र्क ये है कि वी डोंट नो देम, हमें उनके बारे में चीज़ें पता नहीं होती और हम इंग्लिश में ऐसे पढ़ लेते हैं कि ट्रायल एंड एरर, ये तो थॉर्नडाइक ने दिया है, राइट। तो चलिए, तो प्रैक्टिस परफेक्ट बना दे सकती है। तो ये ट्रायल एंड एरर है कि आपने एक बार किया, 2 बार किया, गलती हुआ, फिर आपने सीख लिया। जब सीख लिया तो नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे वो चीज़, तो वो गलती को रिपीट नहीं करोगे, फिर आप उससे और बेहतर करोगे। ABC कहाँ लाया गया था? तो ABC आपके NEP 2020 में ही लाया गया है। NEP 2020 कैसे छूट सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। होप दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी बता दें, और कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन ऑन है, आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, राजर्षि परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर CUET PG एमिड। आपका जो एंट्रेंस पेपर है, आपका पेपर कैसा हुआ और आपको ये सेशन के थ्रू आपको कितना हेल्प हुआ, वो भी आप पेपर दे के आने के बाद हमें ज़रूर बताएं। आपके जो भी कमेंट रहेगा वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ताकि जो आने वाले लर्नर्स हैं उन तक भी ये चीज़ हो कि विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी क्या कर सके, अच्छे से क्वालिटी अपने पेपर को जो है वो कर सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।